नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आईएएस प्री का 2006 का पेपर। इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन, बी कृषि, सी मत्स्यिकी, डी लोक स्वास्थ्य। इसका सही जवाब है ए खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 11 है उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। इस भाग का शीर्षक है संघ और राज्यों के बीच संबंध। इस भाग में 2 अध्याय हैं। पहले इसमें विधायी संबंध है जो कि अनुच्छेद 245 से 255 तक है, जबकि दूसरे में कार्यकारी तथा प्रशासनिक संबंध है। इसमें अनुच्छेद 256 से 63 तक है। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों की चर्चा संविधान के भाग 12 के कुछ हिस्सों, मुख्यतः अनुच्छेद 268 से 293 में की गई है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी गई है: संघ या केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय में प्रावधान किया गया है कि इस सूची में शामिल विषयों पर मतभेद होने की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून को ही माना जाएगा या केंद्र द्वारा जो कानून बनाया गया है उस विषय पर वो प्रभावी होगा। संघ सूची की पूछा गया है, तो यूनियन लिस्ट या संघ सूची को देखते हैं। इसे प्रथम सूची भी कहा जाता है। इसमें वे विषय शामिल होते हैं जिस पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। वर्तमान में इस सूची में कुल 100 प्रविष्टियां हैं। इस सूची में शामिल कुछ प्रमुख विषय है: राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं, सशस्त्र बल, युद्ध तथा शांति। दूसरा पॉइंट है इसमें विदेशों से संबंध, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों से संबंधित निर्णय व क्रियान्वयन। तीसरा पॉइंट है रेल तथा वायु परिवहन, डाक तार तथा टेलीफोन इत्यादि संचार के माध्यम। चौथा पॉइंट है तेल क्षेत्रों, खनिज तेल और खानों का विनियमन। चौथा पॉइंट है नागरिकता से जुड़े विषय। पांचवा पॉइंट है जनसंख्या से जुड़े विषय। तो ये सब विषय, इनमें से जो खान और तेल क्षेत्र वाला है वो संघ सूची में शामिल है। कृषि राज्य सूची का है, मत्स्यिकी राज्य, लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। दूसरा है भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। कौन सा कथन इसमें से सही है? इसमें दोनों ही कथन गलत है। क्यों? चलिए पहले कथन की व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले जो भारत का संविधान है उसका भाग 4 है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसमें अनुच्छेद जो 39 है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस भाग में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इस तरह से कथन एक सत्य है जबकि 2 असत्य है। दूसरा कथन सत्य है। इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। दूसरा कथन है आपात की घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हैं। दूसरा गलत है, केवल पहला राइट है।
पहला राइट कैसे है, चलो इसको देखते हैं। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 है उसके अनुसार राज्यसभा को अधिकार है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य, कौन सा बहुमत है, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ये राज्यसभा को अधिकार है कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत, कि वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ऐसा किए जाने पर संसद को राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। बशर्ते इस प्रकार बनाया गया कानून केवल 1 वर्ष तक प्रवर्तन में रहेगा। हालांकि राज्यसभा के पास यह अधिकार है कि वह पुनः संकल्प पारित करके 1 वर्ष की अवधि को और 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है, और राज्यसभा अगर चाहे तो वह बार बार ऐसा कर सकती है। इसके लिए कोई उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि केवल ये 3 साल के लिए या 5 साल के लिए ही कर सकती है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प एक विशेष बहुमत से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर आपात की घोषणा 6 महीने तक लागू रहेगी, और हर 6 महीने में संसद द्वारा अनुमोदन करके, ये जो 6 महीने का संसद द्वारा अनुमोदन था वो कब डाला गया था, ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। आपात उद्घोषणा को वापस लेने का संकल्प लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। तो एक सत्य और दूसरा असत्य हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कथन ए और कथन आर, कारण और ऐसे दे रखा है। तो कथन ए है, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। दूसरा कथन है, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। तो हमारा जो कथन ए है वो गलत है, ये ए गलत है और आर राइट है। तो ए गलत, आर सही, डी ऑप्शन सही है। चलिए इसको व्याख्या देख लेते हैं। जो भारत के संविधान में किसी राज्य के अंतर्गत शीर्ष न्यायालय को उच्च न्यायालय कहा जाता है। संविधान का जो भाग 6 है उसके अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालय शीर्षक से राज्यों में उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 214 है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि स्वतंत्रता के कुछ समय बाद जो छोटे राज्य थे उनकी प्रवृत्ति को देखते हुए संसद को यह उचित प्रतीत हुआ कि प्रत्येक राज्य के लिए पृथक या अलग उच्च न्यायालय की शर्त को हटा दी जाए, और 7वां संविधान संशोधन लाया गया 1956 में। उसके द्वारा अनुच्छेद 230, 231 और 232 को संशोधित कर संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 से अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। साथ ही वह चाहे तो किसी संघ राज्य क्षेत्र को भी उसके साथ जोड़ सकती है। इसके अलावा एक संशोधन के माध्यम से उच्च न्यायालय संबंधी कुछ अन्य प्रावधानों को भी संशोधित किया गया। वर्तमान में 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। इनमें से 3 साझा उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता का निर्वहन करते हैं। कौन कौन से? गुवाहाटी, बम्बई, पंजाब और हरियाणा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम, नागालैंड, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य आते हैं। बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा के 2 राज्य आते हैं, और साथ में दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। चंडीगढ़ स्थित जो उच्च न्यायालय है उसमें पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ चंडीगढ़ जो संघ राज्य क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है। संघ राज्य क्षेत्रों में केवल दिल्ली ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। बाकी के जितने भी जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनका कोई उच्च न्यायालय नहीं है। उनका किसी राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके साथ उनको जॉइंट किया गया है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था, सी आंसर इसका सही है, निजी शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित था ये। 104वां संविधान संशोधन 2005 में पारित किया गया था। 93वां संविधान संशोधन विधेयक 205 बन गया था ये। 104वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद जो 93वां संविधान संशोधन विधेयक 2005 बन गया है। 93वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से अनुच्छेद 15 में एक नया खंड 15(5) जोड़कर यह उपबंध किया गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजातियों की उन्नति के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, चाहे ऐसी संस्थाएं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो अथवा न हो, परंतु इसमें अल्पसंख्यक वर्गों की संस्थाएं शामिल नहीं होगी। 104वां संविधान संशोधन विधेयक निजी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ था? तो कौन सा था वो? निर्वाचन आयोग था, सी आंसर सही है। क्वेश्चन है, कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? तो ए ऑप्शन दे रखा है इसने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था वो सांविधिक है, स्टेचुटरी बॉडी है, और इसकी स्थापना हुई थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम द्वारा 1956 में। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका गठन किया गया था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। तो ये भी क्या हो गया? संवैधानिक निकाय। सांविधिक यानी कि स्टेचुटरी, एक होता है संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जिनका किसी अनुच्छेद वगैरह में उल्लेख होता है, और सांविधिक या स्टेचुटरी मतलब कानून या अधिनियम बनाकर जो लाया जाता है। इसके बाद है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग वर्ष 1950 में स्वतंत्र निकाय के रूप में इसका गठन हुआ था। और इसके बाद आया है केंद्रीय सतर्कता आयोग। जो भ्रष्टाचार निवारण समिति थी उसके द्वारा सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार रोधी वॉचडॉग के रूप में इस आयोग का गठन 1964 में किया गया था, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। तीसरा है शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई। तो इसका आंसर पहला जो कथन है वो गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो दूसरा, तीसरा, सी आंसर सही। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की एक प्रमुख व्याख्या है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो वाद था 1978 में आया था, उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए शिक्षा के अधिकार को मूलभूत अधिकार घोषित किया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किए जाने के साथ ही सरकार पर दबाव पड़ने लगा कि वह इस मूल अधिकार को संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल करे। इसकी वजह से संविधान का जो 86 संशोधन अधिनियम लाया 2002 में, उसके माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। अतः इस प्रावधान के लिए कथन में 76वां संशोधन गलत है, जबकि 76वें संशोधन के माध्यम से
ये 86वां था, जबकि पहला कथन क्या बोलता है? पहला कथन 76वें संशोधन की बात करता है। ये 86वां था, 85, 86 संविधान संशोधन। नवी अनुसूची में एक नई प्रविष्टि 275 क को शामिल किया गया था, जिसका संबंध तमिलनाडु राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं और राज्य की नौकरियों में 69% आरक्षण का प्रावधान करने से था। 86वें संशोधन के निर्देशों के अधीन सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन 2000 से 2001 में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता और प्रतिधारण प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिकाओं के अंतर को दूर करना तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध अंतर क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ नए स्कूल खोना जाना तथा वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं प्रदान करना आदि इसके प्रमुख प्रावधानों में ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना प्रमुख है। 42वां संविधान संशोधन अब तक का सबसे व्यापक संविधान संशोधन है। इसके माध्यम से कुल 53 अनुच्छेद तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन किए गए। 7वीं अनुसूची में संशोधन के द्वारा राज्य सूची में कुछ नई प्रविष्टियां शामिल की गई तथा राज्य सूची में जो प्रविष्टियां शामिल की गई थी वो है शिक्षा, मापतौल, वन आदि को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो उस टाइम पे PN भगवती थे। बहुत बहुत धन्यवाद।